नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनका सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और भारत के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी सिर्फ एक राष्ट्रपति की नहीं है, ये एक ऐसे सपने की कहानी है जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर कलाम के ही एक बहुत पावरफुल आइडिया से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। उनका मानना था कि देश की तरक्की के लिए शांति जरूरी है, और शांति शांति आती है ताकत से, आत्मनिर्भरता से। और इसी सिद्धांत को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में साबित करके दिखाया। तो ये कहानी दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स से शुरू नहीं होती, नहीं, ये शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जहां एक साधारण से लड़के ने एक असाधारण सपना देखा था, सितारों को छूने का सपना। वो तारीख थी 15 अक्टूबर 1931 और जगह थी तमिलनाडु का धनुषकोडी गांव। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस छोटी सी साधारण सी जगह पर पैदा होने वाला ये बच्चा एक दिन भारत की तकदीर लिखने वालों में से एक होगा। बचपन से ही उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। वो एक बड़े जॉइंट फैमिली में पले बढ़े। पिता एक नाव के मालिक थे जो मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे। घर के खर्च में हाथ बटाने के लिए सोचिए, वो छोटा सा बच्चा सुबह सुबह उठकर अखबार बेचता था। और शायद यही वो शुरुआती मेहनत थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी की नींव तैयार कर दी। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। डॉक्टर कलाम की कहानी में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। और मजे की बात यह है कि ये मोड़ एक बहुत बड़ी असफलता से आया जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। तो बात है साल 1958 की। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और बस एक ही सपना था, एक ही धुन थी, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना। वो मंजिल के बहुत बहुत करीब पहुंच भी गए थे, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ एक रैंक से रह गए। सपना टूट गया था। लेकिन जो उस वक्त एक दिल तोड़ने वाली नाकामी लग रही थी ना, असल में वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इसी नाकामी ने उन्हें एक नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले वो गए डीआरडीओ में और फिर 1962 में पहुंचे आईएसआरओ यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और बस यहीं उन्हें अपना असली मकसद मिला। और इसरो में आने के बाद तो डॉक्टर कलाम का करियर सचमुच रॉकेट की तरह ऊपर गया। यहां वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो भारत के डिफेंस और स्पेस एम्बिशंस के, आप कह सकते हैं, मेन आर्किटेक्ट बन गए। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाया। सबसे पहले उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट को संभाला। इसी की वजह से भारत दुनिया के एलीट स्पेस क्लब में शामिल हुआ। इसके बाद नंबर आया स्वदेशी मिसाइलों का। अग्नि और पृथ्वी जैसे नाम आज भी गूंजते हैं। और फिर 1998 में जब वो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, पोखरण परमाणु परीक्षण में उनका रोल इतना बड़ा था कि दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना। बस इन्हीं सब वजहों से देश ने उन्हें प्यार से एक नाम दिया, मिसाइल मैन। देखिए, राष्ट्रपति तो वो बाद में बने, देश तो उनके काम का सम्मान बहुत पहले से कर रहा था। उन्हें पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण, और फिर साल 1997 में उन्हें मिला भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत रत्न। ये एक ऐसा सम्मान है जो देश के कुछ चुनिंदा महानतम लोगों को ही मिलता है। तो साल था 2002। अब इस मशहूर वैज्ञानिक की जिंदगी में एक और नया अध्याय शुरू होने वाला था। उनका अगला पड़ाव था राष्ट्रपति भवन। ये साल भारत के लिए सच में एक लैंडमार्क किया था। देश ने अपना 11वां राष्ट्रपति चुना, और वो कोई राजनेता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक थे। एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि लैबोरेटरी से आया था। और ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे डॉक्टर कलाम हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सच में जनता का भवन बना दिया। उसके दरवाजे आम लोगों के लिए और खासकर बच्चों के लिए खोल दिए। इस पद को उन्होंने एक नई पहचान दी, और बहुत ही जल्द उन्हें एक नाम मिला, जनता के राष्ट्रपति। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये लोगों के दिलों से निकला हुआ प्यार था। वो टिपिकल राजनेता बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं किया, बल्कि वो देश के कोने कोने में गए, युवाओं से मिले, छात्रों से बात की। उनका एक सीधा साधा बिलीफ था कि अगर भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो इसकी शुरुआत देश के नौजवानों के सपनों को उड़ान देने से ही होगी। 2007 में जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ तो भी वो रुके नहीं। असल में लोगों को सिखाने और इंस्पायर करने का उनका मिशन
और भी ज्यादा मजबूत हो गया और इसी ने उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद वो कहाँ गए? वो वापस लौटे अपने पहले प्यार के पास, टीचिंग के पास। वो एक प्रोफेसर बन गए और देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे IIMs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में छात्रों को पढ़ाने लगे, अपना एक्सपीरियंस बांटने लगे। उनकी पर्सनालिटी में ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक गजब का मेल था। वो गीता भी पढ़ते थे और कुरान की शिक्षाओं को भी मानते थे, डिवोशनल म्यूजिक सुनते थे, वीणा भी बजाते थे। ये दिखाता है कि वो दिल से कितने सच्चे भारतीय थे जो हर कल्चर की इज्जत करते थे। और फिर वो दिन आया, 27 जुलाई 2015। डॉक्टर कलाम ने अपनी आखिरी सांस भी वहीं ली जहां वो सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते थे, स्टूडेंट्स के बीच एक लेक्चर देते हुए। उनके जाने का दुख सिर्फ भारत ने नहीं मनाया, पूरी दुनिया ने एक महान आत्मा को खोने का शोक मनाया। इस बात से अंदाजा लगाइए, उनके गृहनगर रामेश्वरम में 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। ये दिखाता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते थे। उनका ये कोट उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से बताता है कि सबसे अच्छा काम क्या है? भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंद की मदद करना, बस दूसरों की सेवा करना। तो डॉक्टर कलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है? एक लड़का जो अखबार बेचता था, वो जनता का राष्ट्रपति बन गया। उनका ये सफर एक बहुत पावरफुल लेसन है कि हालात चाहे जैसे भी हों, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मेहनत है, डिसिप्लिन है और बड़े सपने देखने की हिम्मत है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कहानी उस इनक्रेडिबल पोटेंशियल की है जो हम सबके